हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेखपाल का डेली प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। इससे पहले हम 7 टेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है लेखपाल के लिए, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कराते हैं आपको, और सैटरडे को 100 टेस्ट का रिवीजन टेस्ट होता है ना। तो आप उसको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करिए, जिसका वीडियो लेक्चर रोज आपको यहाँ पे 8 बजे मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय मुख्य रूप से किन संतों को दिया जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय मुख्य रूप से किन संतों को दिया जाता है? नैनार और अलवार संतों को। ठीक है, आप लोग भी अपने आंसर्स कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7वीं सदी से 9वीं शताब्दी के बीच में, है ना। और नयनार संत जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, और जो अलवार संत थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, नयनार भगवान शिव के और अलवार दिखे, और अलवार किसके थे? भगवान विष्णु के थे। ठीक, और इन संतों ने स्थानीय भाषा में, साउथ का था तो वहां की स्थानीय भाषा तमिल थी, तो उसमें गीतों के माध्यम से भक्ति का संदेश दिया था। अब इसके बाद देखिए, नैनार संघों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 63, और अलवार की 12, जिसमें अंडाल एकमात्र महिला संत थी। ठीक, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बैनर्जी द्वारा की जाती है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा। ठीक, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1885, कब हुआ था? दिसंबर 1885 में। ठीक है, कहां पे? बॉम्बे में हुआ था, और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और एओ ह्यूम कांग्रेस के इनको संस्थापक माना जाता है, और ये सचिव भी थे। ठीक है, और पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया था? टोक्यो, रंगून, सिंगापुर, बैंकॉक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आजाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर से। ठीक है, ये देखिए, और कब दिया था? 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने दिल्ली चलो का ऐतिहासिक नारा दिया था, और ये नारा उन्होंने आजाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए किया था। ठीक है, और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोला था? देश नायक बोला था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है, ये पूछा गया आपसे। ठीक, कि देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कह के किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की रियासतों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी रियासी विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन, के.एम. मुंशी, एच.एन. कुंजरू, लॉर्ड माउंटबेटन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। ठीक है, ये देखिए, जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद लगभग 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण का काम किसने शुरू कर दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया गया था। ठीक है, और इस विभाग के सचिव कौन बनाए गए थे? वीपी मेनन। ठीक है, और उन्होंने पटेल के साथ मिलकर विलय पत्रों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर अधिकांश रियासतें 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल हो गई थी। ठीक, और सरदार पटेल के रियासतों के एकीकरण के इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण उनको क्या बोला जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था भारत में? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया था। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है, और अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो क्रमशः 5 कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये स्किप हो गया थोड़ा तो इसको छोड़ देते हैं। और कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के आधार पर देखें, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर था,
पहला एमपी और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो पहले पे कौन है, मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल वृक्ष, कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 24.62। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मिला के पूछ लेता है कि कुल वन और वृक्ष आवरण ये मिला के कितना है, तो ये 24.62% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 6.15 है ना, ये भी याद रखिएगा कि यूपी का कितना है, 6.15%, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के भूगोल के संदर्भ में वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसमें ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। ओजोन गैस की सांद्रता सबसे ज्यादा पाई जाती है या ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। देखिए, ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये याद रखिएगा, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ना। अगर ओजोन लेयर ना होती तो जो सूर्य से यूवी किरणें और यूवी रेज निकलती हैं उनसे कैंसर होने के चांसेस, और मतलब स्किन कैंसर होने के चांसेस और चर्म रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो ओजोन परत ही उससे हमारी रक्षा करती है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित इस परत में तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है, ठीक। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 15 से 35 किलोमीटर, और ये यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन यूनिट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक। इसका उत्तर क्या है, डॉप्सन यूनिट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 से में हुआ था, ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, ठीक। ये भी आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण। ये देखिए, ये हमारे वायुमंडल की परतें हैं। इसमें देखिए सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर जो 0 से 12 किलोमीटर पे है, फिर समताप मंडल है ना, फिर मध्य मंडल, फिर फिर थर्मोस्फेयर है और फिर लास्ट में एक्सोस्फेयर है, ठीक। और ये देखिए समताप मंडल में ही ये हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी कहाँ पे, सबसे ज्यादा है बिहार में। ये देखिए बिहार में कितनी है, बिहार में 1106, ठीक। इसके बाद बिहार के बाद कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक। सबसे ज्यादा बिहार में है पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केरला में है। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ आपसे राज्य पूछा गया है, कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा दिल्ली है, ठीक। दिल्ली में लगभग 11,000 है प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राज्यों की बात की गई थी तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा यूपी के संदर्भ में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कितना है वहां पे, सिर्फ 17 ही है, ठीक। और यूपी का कितना है, 829 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243C, 243D, 243E, 243F या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के कम से कम 1/3 का आरक्षण का प्रावधान 243D में किया गया है, ठीक। और पंचायत हम लोग कौन से भाग में पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 9 में, भाग 9 में पढ़ते हैं पंचायत के बारे में। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था, ठीक है। ये देखिए 243D के तहत पंचायतों के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य है और ये आरक्षण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होता है, ठीक। और इसको कब से लागू, किससे ऐड किया गया था, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में भी इसी संवैधानिक प्रावधान का पालन किया जाता है और अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा कि 243 के में किसकी बात की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? ठीक, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86वें संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, है ना। और ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था? ये 11वां मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। और ये कर्तव्य माता पिता या अभिभावकों पर अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी डालता है। और इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, है ना, कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो यह है अनुच्छेद 21A के तहत। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2002 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और मौलिक कर्तव्य को किस कमेटी के सिफारिश पर लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 123, 213, 161, 167 या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को मिली है अनुच्छेद 213 के तहत, और 123 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, राज्यपाल को मिली है 213 के तहत और राष्ट्रपति को मिली है 123 के तहत। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो, है ना। और राज्यपाल की यह शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त अध्यादेश शक्ति के समान है। और जारी किए गए अध्यादेश को विधानमंडल का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है। देखिए वो अध्यादेश तभी ला सकते हैं जब विधानमंडल का कोई एक सत्र ना चल रहा हो, लेकिन जब सत्र शुरू होगा तो उसको 6 महीने के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। ठीक, नहीं तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताता है, यानी कि मेनली ये राज्यपाल को सूचना देने संबंधित है। लेकिन आप इसको ऐसे याद करिएगा कि अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए रियर व्यू मिरर में मुख्य रूप से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर बताइए कमेंट में। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसकी सहायता से वाहन चालक अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से दर्पण में देख सकता है। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। ठीक, और जो शेविंग मिरर के रूप में हम लोग कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो शेविंग मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। और जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये एक्स्ट्रा भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक, रतौंधी किससे होता है? कमेंट में बताइए। बेरी किससे होता है और रिकेट्स किससे होता है? देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता क्या है? इससे मसूड़ों में खून आता है, ठीक, जोड़ों में दर्द होता है और घाव देरी से भरते हैं। ठीक, लेकिन मेनली स्कर्वी रोग जो होता है ये होता है मसूड़ों से खून आना। ठीक, और विटामिन सी की हम लोग कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? खट्टे फलों से, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, ये सब विटामिन सी के अच्छे स्रोत है ना। और अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ाने के लिए भी विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, है ना, ताकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जबकि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है, जिससे क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे एग्जाम में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई इन सब के रासायनिक नाम भी पूछता है ना। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी पूछता है, और इनकी पूर्ति किससे की जा सकती है ये भी पूछता है। ये तीनों ही पूछता है। ठीक है, तो ये हम आपको, और जो साइंस की क्लासेस चलेंगी उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के
लैंडर का आधिकारिक नाम क्या था या क्या है? प्रज्ञान, विक्रम, आदित्य, व्योममित्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन 3 के लैंडर का आधिकारिक नाम क्या है? विक्रम है। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में क्या रखा गया? विक्रम रखा गया। इस मिशन के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ठीक है, और ये भारतीय चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखेंगे। कहाँ पे? दक्षिण ध्रुव पे। कैसी लैंडिंग करने वाला? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ठीक, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को LVM 3M4 रॉकेट के माध्यम से कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। और जिस बिंदु पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह को छुआ उस स्थान को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। आग, सूरज, अग्नि, खेत या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि, है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्ण माला में घा वर्ण का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तालु, मूर्धा, कंठ, दंत या उपयुक्त में से कोई नहीं। जितने का वर्ग वाले होते हैं ना, काखा, गाघा, ये सब कौन से होते हैं? इनका उच्चारण कंठ से होता है। महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक, तो इसका होगा महा प्लस उर्मी। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे ये क्या हो जाएगा? महोर्मी। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, ओ बनाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? मोद, हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज आमोद, शाल या उल्लास। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए। ये होगा मोद और हर्ष। ठीक, देखिए, मोद और हर्ष भी आनंद का पर्यायवाची है, प्रमोद भी आनंद का पर्यायवाची है, आमोद भी आनंद का पर्यायवाची है और उल्लास भी आनंद का ही पर्यायवाची। यानी कि आनंद के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? मोद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, उल्लास। ठीक, अचल किसका पर्यायवाची है? या अचल का पर्यायवाची क्या है? अचल होता है पर्वत का पर्यायवाची। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अचल। और तनुज किसका होता है? तनुज होता है बेटे का पर्यायवाची। ठीक, और अगर तनुजा होता तो बेटी का पर्यायवाची हो जाता। और शाल, शाल किसका पर्यायवाची है? ये जो दुशाला ओढ़ा जाता है ये उसका पर्यायवाची है, शॉल जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये उसका पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अपना परायक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। अपना परायक कैसा समास है? द्वंद्व समास है। क्यों? द्वंद्व समास की विशेषताएं क्या होती है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। और ये किससे जुड़ा होता है? एक योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। अगर हम ये योजक चिन्ह हटाते हैं तो योजक चिन्ह का स्थान और ले लेता है। जैसे कि अगर हमने अपना योजक चिन्ह और पराया इसको अलग किया तो अपना और पराया हो जाएगा, है ना। तो ये सब द्वंद्व समास की पहचान होती है। आगे देखते हैं। ये देखिए, समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, विग्रह करने पर और आता है। इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे माता और पिता, रात और दिन, दाल और रोटी, छोटा और बड़ा। ये याद रखेंगे। अब देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है और ये मेनली समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, है ना, तो यहाँ पे 4 आया, तिरंगा 3, पंचवटी 5, सप्तऋषि 7, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ देता है। जैसे कि लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, शूलपाणी। लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, यानी कि भगवान गणेश, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही अर्थ दे रहा है। दशानन रावण, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर या पीताम्बर वाले भगवान कृष्ण, और शूरपाणी भगवान शिव। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? समास का विग्रह करने पे आपको का, की, के लिए, रा, री, रे, में, से, पे, पर, ये सब आता है। जैसे विद्यालय यानी कि विद्या का आलय, रस भरा, रस से भरा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा जल, गंगा का जल, है ना। तो देखिए यहाँ पे विग्रह करने पे क्या आ रहा है? का, से का, है ना, रा, री, रे, ये सब आता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सांझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, शुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्लन या इनमें से कोई नहीं। सही विलोम युग्म कौन सा? इसमें कृपण और दाता। ठीक, सांझ का क्या होता है? दोपहर नहीं होगा, भोर होगा। शुष्क का क्षुद्र नहीं होगा, शुष्क का क्या होगा? आर्द्र,
ठीक, प्रसन्न का क्या होता है, अप्रसन्न। ठीक, ये ध्यान रखिए, आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का सही उदाहरण है। लोटिक यानी कि जो बहता रहे, है ना, जिसका जल बहता रहता है। ऑप्शंस देखिए, तालाब, झील, नदी, दलदल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होगा नदी। ठीक, ये देखें, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र गतिमान जल निकाय जैसे नदी और झरने को संबोधित करता है। इसके विपरीत स्थिर जल वाले निकाय जैसे तालाब और झील किसमें आते हैं, लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। लोटिक प्रणालियों में ऑक्सीजन का स्तर आमतौर पर अधिक रहता है क्योंकि जल निरंतर वायु के संपर्क में रहता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने कब किया था, 1935 में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है पहले, ये याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। और आर्द्र भूमि को अक्सर लेंटिक और लोटिक के बीच में संक्रमणकालीन अवस्था में माना जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। गले लगाना, गिनती करना, हिसाब चुकता करना, धोखा देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा गले लगाना। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1973, 1986, 1992, 2002 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट को फरवरी 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था हाथियों और उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा करना। और भारत में वर्तमान में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। 2010 में हाथी को भारत का एक राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। ये पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, आपको ऑप्शंस देगा। ठीक, तो वो कौन है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। कब दिया गया था इसको, कब घोषित किया गया था, 2010 में। और माइक कार्यक्रम हाथियों की अवैध हत्या और निगरानी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। ये ध्यान रखेंगे आप। माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, हाथियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को 80वां स्थान मिला है। हाल ही में वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है, ये किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ये मनाया है 151वां दिवस। उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही पहली एयरलाइन शंख एयरलाइन, ये यूपी स्पेशल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पहली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही पहली एयरलाइन जिसका नाम क्या है, शंख एयर। इसके मालिक कौन है, ये श्रवण कुमार विश्वकर्मा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी में, ये कानपुर के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। आप ये ध्यान रखेंगे, कब, 17 अक्टूबर 2020। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस फसल के वैश्विक निर्यात में 2025-26 के लिए शीर्ष स्थान पर रहने का अनुमान लगाया गया है। गेहूं, मक्का, गैर बासमती चावल, कपास या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका उत्तर होगा गैर बासमती चावल। ठीक, ये देखिए, फाओ की अक्टूबर 2025 की फूड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत गैर बासमती चावल के वैश्विक निर्यात में अपनी अग्रणी स्थिति को फिर से हासिल कर चुका है। और सरकार द्वारा निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने के बाद भारतीय चावल की वैश्विक मांग में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, और रिपोर्ट में भारत के बफर स्टॉक को वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और इसने अपनी अग्रणी स्थिति को फिर से बनाए रखा है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत सरकार ने सितंबर 2025 में गैर बासमती सफेद चावल पर निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया था। दिसंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा BIS द्वारा इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहनों के लिए जारी नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार किस घटक के लिए अनिवार्य प्रमाणन लागू किया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बैटरी स्वैपिंग कनेक्टर, एल्यूमिनियम चेसिस या LED हेडलाइट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए अगर किसी को पता है तो। इसका उत्तर होगा बैटरी स्वैपिंग कनेक्टर। देखिए, BIS ने दिसंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग कनेक्टर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के लिए अनिवार्य मानक IS 17017 लागू किया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न EV ब्रांडों के बीच बैटरी की अंतर संचालनीयता सुरक्षित करना। यह आदेश सड़क सुरक्षा और बैटरी में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त परीक्षण मानदंड को अनिवार्य बनाता है।
ठीक है। और भारतीय मानक ब्यूरो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत इन गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है, ये आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू मैम आपसे डिस्कस करेंगी। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हों और समझ आ रही हों। हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आगे डेटा इंटरप्रिटेशन और यूपी स्पेशल कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है यूपी स्पेशल से। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का लगभग 75% क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। कि अगर आप यूपी की बात करते हैं तो उसमें 75% मतलब 3/4 जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल कहाँ से आती है, जैसे कि आपको पता है कि गंगा यमुना का मैदानी भाग है जो, उसमें उत्तर प्रदेश आता है। तो जो भी सिल्टेशंस आती हैं गंगा नदी और यमुना नदी के साथ में, वो मैदान में आके जमा हो जाती हैं। मुख्यतः देखिए, गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई अवसाद, जो भी ये सिल्ट होते हैं या फिर जो अवसाद हैं, वो आके यहाँ पे जमा होने लगते हैं। इस वजह से जो उत्तर प्रदेश का एरिया है उसमें 75% आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। ये मिट्टी क्या कहते हैं, उपज के लिए बहुत ही अच्छी है। और आप देखेंगे तो फिर ये जैसे हिमालय देखा तो यहाँ पे जो तराई इलाका है, इसके बाद आप देखेंगे तो ये मैदानी इलाका होता है। तो यहाँ पर दो तरह की मृदा होगी, एक होगी जिसको हम जलोढ़ में खादर बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं बांगर। तो जो बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी, और ये जो खादर होती है ये नई जलोढ़ होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभार इस नाम से भी पूछता है कि नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ओडीओपी से क्वेश्चन बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि वो क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसका नाम है कि एक जिला एक उत्पाद। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें कोई जिले का नाम पूछेगा और उस जिले में क्या उत्पाद होता है ये पूछेगा। इस पे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना का औपचारिक शुभारंभ किस विशिष्ट तिथि को किया था। अब ये तिथि विशिष्ट क्यों है इसको हम समझेंगे, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, 24 जनवरी 2018। ठीक, आप ईयर तो याद ही रखेंगे, पर 24 जनवरी कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हम यूपी दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। ठीक है, ये तो इसलिए ये क्या कहते हैं, विशिष्ट तिथि है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, रोजगार सृजन करना, निर्यात को बढ़ाना। अब जैसे आप भदोई की कालीन देखते हैं, वाराणसी का बनारसी साड़ी देखते हैं। वाराणसी की जो बनारसी साड़ी है वो ओडीओपी हो गई, और उसको हम निर्यात भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में भी बेचते हैं, पूरे भारत में भी बेचते हैं इस वजह से। फिर अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, और ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग भी पूछता है। पूछेगा कि अलीगढ़ में क्या फेमस है, तो उसका ताला हो जाएगा आंसर। ठीक है, मुरादाबाद में क्या फेमस है, तो पीतल के उद्योग हो जाएगा। बनारस में क्या है, ओडीओपी, तो वो आपका बनारस की साड़ी हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग कहते हैं, का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष किया गया था। देखिए सबसे पहले भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, ये एक्ट आया 2005 में। ठीक है, और इस एक्ट के अंतर्गत हर स्टेट में एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना पड़ा, जिसे हम राज्य सूचना आयोग कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये कब बना, तो ये उत्तर प्रदेश में 2005 में ही बनाया गया था। 15 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ, और जो कि 12 अक्टूबर 2005 से जून में लागू हुआ था, और 12 अक्टूबर से पूरे देश में प्रभावी हो गया। तो इसी के अंतर्गत हर स्टेट को अपना सूचना आयोग गठित करना था। तो हमने भी 2005 में यूपी ने अपना सूचना आयोग गठित कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा सूचना आयोग के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2005 में सूचना आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शिता, जिसे हम
ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी कि मतलब अगर आपको कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा ये डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वहां पर एक क्या कहते हैं पिटीशन डाल सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, तो वो उनको बताना पड़ेगा कि हाँ ये फंड का पैसा कहाँ जा रहा है या ये स्कीम का पैसा कितना खर्च हो चुका है, कहाँ खर्च हो चुका है। तो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी कि सरकार क्या कर रही है ये जनता को पता हो, अकाउंटेबिलिटी कि सरकार अपने लिए जवाबदेही तय करती है कि हाँ मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं कि ये काम किया गया या नहीं किया गया, इसके बारे में बताने के लिए। अब इसमें देखिए एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है जिसे सीआईसी कहते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अधिकतम, कम भी रख सकते हैं और मैक्सिमम 10 होने चाहिए, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कभी इसके अंदर भी पूछ सकता है कि कितने, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 दिसंबर 2025 को आगरा की कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अब ये यूपी जीके तो है ही, पर आप देखेंगे तो ये यूपी करंट का भी क्वेश्चन है। करंट का कैसे, क्योंकि ये दिसंबर ही की बात कर रहा है, दिसंबर 2025 में आगरा की कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो है 104। अब इसका काम क्या होगा, देखिए इसमें क्या करना है कि हम ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच में जो खाई को है वो कम करना है। जैसे शहर में क्या हो रहा है कि जो शहर के स्कूल हैं वहां पे डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, वहां पे कंप्यूटर हैं, सारे बच्चे कंप्यूटर यूज करते हैं, उनको ई बुक्स मिल जाती हैं और उनको वीडियो क्लासेस भी मिल जाती है, ये सारी चीजें उनको मिल जाती है। पर गांव में क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, फिर जब कनेक्टिविटी है तो कंप्यूटर्स नहीं है, फिर कंप्यूटर है तो वहां पे वीडियो लेक्चर्स नहीं है, फिर वो ई बुक्स नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं हम ग्राम पंचायत को देंगे। तो ये पहल हमने शुरू करी है जो आगरा से शुरू हुई है। अब इसके बाद धीरे धीरे बाकी पंचायत में भी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आगरा जिले की 104 ग्राम पंचायत के साथ। अब इसमें देखिए प्रत्येक पुस्तकालय में क्या किया जाएगा, कंप्यूटर रहे, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, ई बुक्स होनी चाहिए, वीडियो व्याख्यान होने चाहिए, क्विज और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री ये उपलब्ध कराना है। ठीक है, लगभग 20,000 डिजिटल शिक्षण संस्थान, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, ये सब उसमें मिलेंगे और हर पुस्तकालय को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि वो हाई स्पीड इंटरनेट को, कंप्यूटर को, ई बुक्स को, इन सबको मेंटेन कर सकें और जैसे जैसे डिमांड बच्चों की बढ़ती जाए उसको और बना सके और ला सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग यूपी स्टेट फूड कमीशन का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत किया गया। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का आया। अब इसमें यह हुआ कि हर स्टेट में जो खाद्य आयोग है वो बनाया जाएगा, तो वो कौन सी धारा है जिसके तहत ये किया जाता है, तो ये आंसर है धारा 16। ठीक, अब धारा 16 में अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को एक राज्य खाद्य आयोग स्थापित करना है। ये हर राज्य के लिए बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की तो है ही, पर हर राज्य को एक खाद्य आयोग बनाना है। ठीक, अब अलीगढ़ में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए इसका आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 1920 है और इसका आंसर 1920 हो जाएगा, पर आप देखेंगे तो 1875 में जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। ठीक, इसी कॉलेज का नाम बाद में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया और ये किया गया 1920 में, इसलिए आपका आंसर 1920 हो गया। तो ये पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहले क्या बोलते थे, तो उसको पहले बोलते थे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष किस शहर में 3D संग्रहालय स्थापित कर रहा है, ये भी आपका करंट और यूपी दोनों में आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है वाराणसी। अब देखिए 3D संग्रहालय बना रहे हैं जिसका काम क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्रस्तुत करना। अब उसमें 3D संग्रहालय में आप क्या देखेंगे, जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है या कि बनारस को हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं, तो वहां पे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे कि ये डेटा लंबे समय तक भी रहेगा और आधुनिकीकरण हो जाएगा। वाराणसी को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, यहाँ 3D संग्रहालय का निर्माण किया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें है ददरी पशु मेला
इस तरह से कई मेले पे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और एग्जाम में आपके आते भी हैं, क्योंकि इस बार यूपी स्पेशल का वेटेज आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन का है लेखपाल में, जो नया सिलेबस आया है। तो आपको यूपी स्पेशल अच्छा तैयार करना पड़ेगा, इसलिए आपको हर जगह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर है बलिया। देखिए बलिया में होता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये भी क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है। मेले का आयोजन हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के बाद लगभग 1 महीना, अब ये कार्तिक पूर्णिमा लगभग आपको मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में पड़ जाती है, तो उसी के बाद लगभग 1 महीने तक ये मेला चलता है और इसमें बैल, गाय, घोड़े, ऊंट और भैंस की खरीद और बिक्री होती है, इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़े पशु मेला में से एक आता है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव कराने वाले पात्र लाभार्थी महिलाओं को कितनी नगद राशि दी जाती है? नगद राशि दी जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गांव की महिला है, वो हॉस्पिटल में आके, जो सरकारी हैं, अगर वहां पर आके डिलीवरी करेगी तो उसको कितनी नगद राशि दी जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये शब्द है क्षेत्रों। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये 2005 में आई और ये नेशनल हेल्थ मिशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसके अंदर आती है। जैसे आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके अंदर छोटी छोटे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। ये एक बड़ा मिशन है, इसमें कई योजना, जैसे इसमें जननी सुरक्षा योजना हो गई। ठीक है, अब जननी सुरक्षा योजना का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, इसको हम बोलते हैं MMR और IM, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो ये मातृ मृत्यु दर है और ये है शिशु मृत्यु दर। तो इसको कम करना है। भारत में जो भी डिलीवरी गांव में या शहरों में ऐसी जगहों पर होती है जो इंस्टीट्यूशन नहीं होते, जो हॉस्पिटल नहीं होते, तो वहां उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको कम करने की कोशिश करी जा रही है। उसके लिए ये योजना लाई गई है। अब इसमें गांव की अगर महिलाएं तो उनको 1400 रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से कि आप आइए हॉस्पिटल में डिलीवरी करिए और आप 1400 रुपए के पात्र हो जाएंगे। और अगर यही शहरी महिलाएं करती हैं तो उनको 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बन सकता है ग्रामीण महिलाओं के लिए, एक बन सकता है शहरी महिलाओं के लिए। तो आप इसको देखें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर ग्रामीण। ठीक, ये चीज यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई। अब इसमें क्या करेंगे, जो आशा वर्कर होती हैं उनको भी देते हैं, तो ग्रामीण में 600 रुपए देते हैं और शहरी में 200 रुपए देते हैं, ताकि वो जा जाकर घर घर इस चीज को प्रमोट कर सकें। फिर आगे देखिए, अब सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इसे किस महापुरुष की जयंती पर शुरू किया गया था? देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस महापुरुष के जयंती पे शुरू किया गया था, और स्कीम से क्वेश्चन लगातार इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि ग्राम विकास का एक टॉपिक था और जो है अभी 5 क्वेश्चन का, उसमें आपको स्कीम्स पे क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण, 11 अक्टूबर 2014। ठीक, ये इन्हीं के नाम पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसका देखिए उद्देश्य क्या है कि हर सांसद एक गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेगा, जो गांव को क्या कहते हैं, जिसमें जैसे सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को समग्र विकास शामिल है। ठीक है, एक गांव को अडॉप्ट करेंगे, फिर उसको आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें उनका सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह का विकास होना चाहिए। ये चीज इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में भूलेखों के रख रखाव और राजस्व प्रशासन के सर्वोच्च निकाय राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 1831। देखिए राजस्व परिषद या भूलेखों के रखरखाव और राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है कि इसकी स्थापना 1831 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। अब अगला क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि जो क्या कहते हैं राजस्व परिषद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप ये ध्यान रखेंगे। भूमि से संबंधित जितने भी विवाद है उनको निपटारा करना, ये सब इनका काम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। देखिए कंप्यूटर के सेक्शन में आपको इस बार लेखपाल के एग्जाम में 15 क्वेश्चन मिलने हैं कंप्यूटर से, तो आप उस हिसाब से ही तैयार करिए अच्छे से। और इसमें आप देखेंगे तो आपको रोज प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट जो हमारा रोज होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के,
और जो आपके सारे सिलेबस को कवर करते हैं डे बाय डे। तो देखिए प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेटवे। अब ये क्या है? ये यूजर है और ये इंटरनेट है मान लीजिए, ठीक, इसको आप बोल दीजिए इंटरनेट और ये यूजर है। तो इसके बीच में एक रास्ता होगा, इसी रास्ता को, इसी गेटवे को, इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, सर्वर। और ये जो इसी को हम अदर नाम से बुलाए तो ये आपका हो जाता है गेटवे, ठीक है। ये इन दोनों इंटरनेट और यूजर के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। यह एक मध्यस्थ सर्वर है जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच कार्य करता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट तक पहुंचने का प्रयास करता है तो अनुरोध पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जाता है और वहां से फिर इंटरनेट को भेजा जाता है। इसीलिए इसको गेटवे भी कहते हैं, क्योंकि पहले आपने कोई कमांड दी या कुछ सर्च करना है तो पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा। तो एक गेटवे बना हुआ है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपका कंप्यूटर रन करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब देखिए जो इसमें लिखा हुआ है लाइनेक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप बात करेंगे विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अब जैसे आप मोबाइल में अगर बात करें तो मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो जो एंड्रॉयड होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। फिर आप iOS बात करेंगे वो आईफोन में तो iOS हो जाएगा। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिससे आपका कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा, इस पे ही, इसके बिना काम ही नहीं करेगा। फिर हम आते हैं, हाँ ये देखिए, ठीक। तो यह कंप्यूटर का मूल सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करता है, जैसे विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, यूनिक्स आदि, ठीक है। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई भी जैसे आप तो क्या कहते हैं अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली वैल्यूज टाइप करते हैं कंप्यूटर में, पर कंप्यूटर वो नहीं समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है? जो एडवांस लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये कंपाइलर का काम है। अब डीबगर क्या करेगा? ये जितनी भी प्रोग्रामिंग में त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, इनको ठीक करने का काम करता है। अब ट्रांसलेटर क्या करेगा? प्रोग्रामिंग भाषा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। मान लीजिए आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो उसके लिए आपको ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। अब आगे ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम क्यों क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी, क्यों क्रिएट की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? तो उस चीज को आपको समझना है। देखिए इसका कारण ये था कि रैम की भौतिक क्षमता से बड़े प्रोग्राम को निष्पादित करने की अनुमति देना। जैसे क्या होता है, हर कंप्यूटर में रैम एक लिमिटेड मेमोरी होती है। अब उसमें काम हमें उससे ज्यादा करना है, तो जब आपको उससे ज्यादा काम करना है तो आपको उसमें एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा कि रैम की स्पीड फास्ट हो जाएगी। कैसे? आप डेटा जो है वो वर्चुअल स्पेस पे सेव कर दोगे, जो एसएसडीज में या एचएसडी में होता है, और काम रैम अपना काम करता रहेगा, जैसे उसको जरूरत पड़ेगी वर्चुअल मेमोरी से डेटा वो लेता रहेगा। इस वजह से ये आपका रैम है। मान लीजिए यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर गई तो डेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये चीज होती है, तो हम बड़े प्रोग्राम को निष्पादित, भौतिक क्षमता बड़े प्रोग्राम को निष्पादित करने की अनुमति देती है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोग्राम रैम की मेमोरी से बड़ा है तो उसको कैसे निष्पादित करेंगे? तो इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तकनीक है जो अब हार्ड डिस्क या एसएसडी के हिस्से को रैम की तरह उपयोग करती है। यहाँ पे हम जो हार्ड डिस्क है आपका, इस पे हम एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर लेंगे और रैम का डेटा इस पे ट्रांसफर कर देंगे। अब रैम काम कर रहा है, डेटा इसका यहाँ पड़ा है, जैसी जरूरत पड़ेगी वो डेटा लेता जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए हम वर्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंप्यूटर में रैम का स्पेस बढ़ गया है वास्तविक में, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो वर्चुअल स्पेस है, ठीक, ये चीज है। अब देखिए अब इसमें आ गया कौन सा? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको हम एसएसडी बोलते हैं, को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाता है। हम एचडीडी
के स्थान पर SSD क्यों यूज कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ऐसा क्यों किया गया, हम क्यों शिफ्ट कर गए? तो इसका कारण ये है कि तेज डेटा अभिगम वेग, इसका डेटा को भेजने का जो वेग होता है वो बहुत तेज होता है। देखिए सॉलिड कोई यांत्रिक भाग नहीं है, ये फ्लैश मेमोरी पे काम करता है, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, डेटा फ्लोटिंग होता है, जितना ज्यादा डेटा होगा स्पीड इसलिए फास्ट हो जाती है, ठीक। और जो आप देखेंगे अब ये कंप्यूटर का बूट टाइम, एप्लीकेशन लोडिंग और फाइल ट्रांसफर स्पीड बहुत तेज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए HDD में जो हार्ड डिस्क ड्राइव था उसमें क्या हो रहा था, उसमें स्पिनिंग डिस्क होती है और रीड राइट हेड होता है। अब ये यांत्रिक होता है, ठीक है, यांत्रिक होता है। और यहाँ पर देखिए ये यांत्रिक भाग नहीं होता है, और इसमें क्या होगा, बिजली की जरूरत नहीं होगी डेटा स्टोर करने के लिए। मतलब जैसे कि लाइट चली गई तो उसके बाद भी उसमें डेटा स्टोर रहेगा, आप वापस देखेंगे तो ये फायदा हो जाता है फ्लैश मेमोरी का, ठीक। अब देखिए भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि अभी भी चल रहा है के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जिसे IIT BHU में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बन गए, एक तो वो कंप्यूटर बनाना है जो पहला स्वदेशी था जिसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था, दूसरा इसको IIT BHU ने बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो सुपर कंप्यूटर था स्वदेशी उसको किसने बनाया था, तो IIT BHU, तो इसका नाम था परम शिवाय, ठीक। अब ये है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसमें हम 2015 में ये मिशन आ गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब आया, 2015 में। देश में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर, जिसको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कहते हैं, क्षमता विकसित करने के लिए ये बनाया गया। और अगर आप देखेंगे परम शिवाय, तो IIT BHU ने बनाया इसको, और परम शिवाय की स्थापना 2019 में हुई, ठीक है। और एक संस्था होती है CDAC, इसने इसको विकसित किया था, जिसे हम बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि IIT BHU की मदद किसने करी, CDAC ने, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने DI के क्वेश्चन पे। अब देखिए हम हर प्रैक्टिस टेस्ट में 5 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के करते हैं, क्योंकि इस बार आपका मैथ्स का बेसिक सिलेबस नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से आने हैं। तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन को रोज प्रैक्टिस करिए, और मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ये मैथ्स की खासियत है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक कंपनी है XYZ, उसकी आय और व्यय करोड़ में 2014 से 19 तक, इसका डेटा दे दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, ये ग्राफ है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म, इसमें दिया हुआ है, ठीक। और इसमें आपको 2014 से 2019 तक कितनी आय हुई, यहाँ पे रेवेन्यू दिया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ यहाँ पे व्यय दिया है। इसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसके आंसर आपको करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। वर्ष 2014 से 2019 तक कंपनी XYZ का कुल लाभ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, कितना हुआ। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इसको निकालने के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। तो आप देखिए रेवेन्यू कितना हुआ, 320, 350, 380, 400, 280, और ये आपका है 300, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा रेवेन्यू, और व्यय में 250, 330, 360, 180 और 210। और आपको बताना क्या है कि जो लाभ है वो कुल कितना लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो आए उसको आपस में ऐड कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 320 और 225, 320 और 225, तो ये आपका हो जाएगा 95, फिर 350, 250, ये हो जाएगा 100, फिर 380, 330, ये आपका हो जाएगा 50। यहाँ पे देखेंगे तो 400 और 360, इसमें 40, और अगर आप इसको 280, 180, यहाँ पे भी 100 हो गया, फिर 300 में से 210 जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो अगर आप इसको भी डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसके इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी वही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 475 CR, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दिए गए वर्षों में किस वर्ष कंपनी का लाभ सबसे अधिक था।
अब देखिए यहाँ पे तो कई वर्ष दिए हुए हैं, 19, 18, 17 सब, पर इसमें 14, 15, 16 और 17 पूछा है, तो आप सिर्फ 14 से लेकर 17 तक में ही देखेंगे। तो लाभ क्या करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो जो बचता है, बचत बोलिए या लाभ बोलिए, ये आपका लाभ हो जाता है। तो आप देखेंगे तो 14 में देखिए, तो 14 में आपको 95 दिखेगा, 15 में 100 दिखेगा, और 16 में देखेंगे तो 50 दिखेगा, और 17 में देखेंगे तो 40 दिखेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 2015 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ 100 करोड़ का 2015 में हुआ। अब अगला देखिए, वर्ष 2016 और 17 में कंपनी की औसत व्यय वृद्धि क्या रही। अब औसत व्यय तो आपको व्यय पे देखना है, ठीक। अब 2016 में व्यय कितना हुआ, 330, और 2017 में कितना हुआ, 360। तो वृद्धि परसेंटेज में व्यय वृद्धि निकालते हैं तो क्या करेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 360 और 330 का डिफरेंस 30, और निकालना है 2016 से। अब ये आप कट करेंगे, 11 यहाँ पे आ गया 10, ये ऊपर बन गया 100, और ये नीचे 11। अगर आप इसको आपस में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.09। देखिए इसको 11 9 99, ये आ गया 1 दशमलव लगाया 0, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा 100, फिर 9 बार ले जाइए, ठीक है। अब ये आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99, फिर 1 आ जाएगा, तो यही आता रहेगा बार बार, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है यदि कंपनी को प्रत्येक 1 करोड़ रुपए पर 1 करोड़ पर लाभ 5% टैक्स देना पड़ता है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ का लाभ हुआ है तो कितना टैक्स देना पड़ता है, 5%। तो वर्ष 2015 में टैक्स कितना देना पड़ेगा। अब 2015 में अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 350 माइनस 250, तो लाभ कितना हुआ, 100 करोड़। तो आपको 100 करोड़ का 5% देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ का 5% है तो 100 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, 5 करोड़, ठीक। तो इसमें आंसर हो जाएगा 5 करोड़। फिर आगे देखिए, वर्ष 2014 से 2019 तक कंपनी की कुल आय का औसत कितना है। कुल आय का औसत कितना है, तो कुल आय यहाँ पर लिखी हुई है, इसका औसत निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 320 प्लस 350 प्लस 380 प्लस 400 प्लस 280, और यहाँ पे 300। इसको आप करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 साल हैं तो 6 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको आप जोड़िए, ये आपका आ जाएगा 1 0 तो रहेगा ही, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 16 5 21 21 22 23 23, ठीक। 2 आ गया, फिर ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 18 19 20, ये आ गया। इसको आपको 6 से भाग करना पड़ा, 2 3 6 2 1 2 0 2 1 2 2 5 10, ठीक है। अब अगर आप 3 से 1015 को भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 3 त्रिक 9। देखिए 3 त्रिक 9, यहाँ पे 1 आ गया, 11 हो गए, फिर 3 त्रिक 9, 2 आ गया 25, 3 8 24, 1 आया, पॉइंट लगाइए, 10 हो गया, फिर 3 3, ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। औसत कितना हुआ, 338.33, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 338 आया, अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर 338.33 हो जाएगा। आज की हमारी क्लास यहीं तक है, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।